Okay, students, friends, I am Dr. Gaurang Barot, and we have learned many things in our previous videos. Okay, that we have started already income tax, that what is tax, what is the history of tax, what are the objective of tax, scheme of income tax, and various things we have learned. Now we will learn that various definition. Okay, during calculation or during understanding the income tax, many questions arise in our mind. Okay, what kind of question, that what is assessment, what is previous year, what is financial year, this kind of various things comes in our mind. Okay, so here that various definition is given, that I am going to explain in a very brief the definitions. In a book it is very detailed, in a very detail all the explanation is given. Okay, so here we will discuss the concept, basic concept about the various definitions. Okay, आज हम जो भी इनकम टैक्स में जो भी डेफिनेशंस आती है उसको थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी डेफिनेशन जो है वो बुक में डिटेल में दी गई है और उसका मेन कंसेप्ट क्या है वो आज हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी, lastly we discussed that what is SSC. The person is liable to pay a tax, okay, who is earning somehow and is liable to pay a tax is known as a SSC. A person by whom any tax or any money is payable under the act, under the income tax act, किसी भी पर्सन को जिसको पैसा पे करना है गवर्नमेंट को, बराबर है, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, एसएससी कहा जाएगा, उसे करदाता कहा जाता है। बराबर, मैं अगर इनकम कमा रहा हूं और मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं तो मैं क्या बनता हूं, एसएससी बनता हूं। बराबर है, तो एसएससी मतलब करदाता जो टैक्स पे करता है वो। क्लियर। सेकंड थिंग यहाँ इनकम टैक्स। ओके, सो टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन अ टोटल इनकम अर्न बाय एन एसएससी। ओके, कोई भी एसएससी साल में जो भी इनकम कमाता है उस पे जो टैक्स भरने के लिए वो लायक बनता है, उसकी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए वो जो भी लायबल बनता है उसे क्या कहा जाएगा, इनकम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है किसके पास से, एसएससी के पास से। उसने जो भी कमाया है उस पे वो टैक्स लिया जाएगा, दैट इज नोन एज अ इनकम टैक्स। आवर थर्ड डेफिनेशन इज इनकम। ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज डेफिनेशन, टोटल 27 or more than 27 types of income is given here in a book. Okay, some monetary returns periodically received from some definite source. Okay, कोई एक सोर्स है जिससे हमें पीरियोडिकली इनकम मिलती रहती है तो उसे क्या कहेंगे, मॉनेटरी पैसा मिलता रहता है। कोई एक सोर्स है जिससे रेगुलरली हमें पैसा मिलता रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम। उसमें बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि सैलरी, तो सैलरी हर मंथ मिलती है। धंधा करते हैं तो उसमें प्रॉफिट, बराबर है, हर साल बोनस मिलता है, बराबर है, अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, बराबर है। कैपिटल गेन होता है, मतलब कोई चीज बेची, शेयर या मकान, और उसका जो मुनाफा हुआ तो वो चीज आती है। हाउस प्रॉपर्टी, मकान भाड़े पे दिया और उसकी इनकम हुई। तो ऐसे कई तरह की सारी इनकम है जिन सब चीजों को क्या कहा जाएगा, अराउंड 27 तरह की अलग अलग चीजें हैं जो सब चीजें किस में आती है, इनकम में आती है। इनकम मतलब कोई सोर्स से हमें पता है कि ये काम किया है या ये हुआ है तो इससे हमारी इनकम जनरेट होगी, बराबर है। डिविडेंड भी एक तरह की क्या है, इनकम है। तो ऐसी बहुत सारी इनकम है। ओके, कोई भी मॉनेटरी रिटर्न हमें मिलता है, पैसा हमें मिलता है, तो उस पैसे का सोर्स जो डिफाइनाइट होता है, पहले से हमें पता होता है कि इस सोर्स से पैसा आएगा, दैट इज नोन एज अ इनकम। ओके, और उस इनकम पर टैक्स लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर, उसे क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज असेसमेंट, process of determining the correctness of the income of SSC and of assessing the amount of the tax payable by him. Okay, कोई भी SSC कहेगा, SSC मतलब कर देता है मेरी इतनी इनकम है, पर उस चीज को गवर्नमेंट सही नहीं मानेगी। गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, चेक करेगी। चेक करने के बाद उस चेक करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट। ये कोई भी एम्प्लॉई है या कोई भी एसएससी है, उसकी इनकम का करेक्टनेस चेक करना है। क्या चेक करना है, करेक्टनेस। उसकी इनकम हुई है 10 लाख और वो कहेगा मेरी इनकम तो सिर्फ 8 लाख ही है, बराबर है, बाकी का खर्चा है, ये है, वो है, तो उसकी करेक्टनेस चेक की जाती है। तो वो करेक्टनेस चेक करना है और करेक्टनेस चेक करके पूरा उसका जो इनकम टैक्स का फॉर्म होता है उसको चेक किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट। बराबर, मैं भर के जो दूंगा मेरा इतनी इनकम है, इतनी इनकम पर इतना टैक्स काटो, तो सीधा कोई मानेगा नहीं, गवर्नमेंट सीधी मानेगी नहीं, उसको क्या करेगी, अपने तरीके से चेक करेगी। असेसमेंट मतलब चेक करना, तो
तो वो चेक करेंगे और उसके आधार पर टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद उस पे से कंसेप्ट आता है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये दो चीजें बहुत जाननी जरूरी है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड व्हाट इज प्रीवियस ईयर? व्हाटएवर इनकम वी अर्न थ्रू आउट द ईयर, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर, and on that year's income you have to pay tax on a very next year, that is calculation year, that is known as a assessment year. Suppose in the year 2090 and 20 I earn some income. 2019-20 में मैंने कुछ पैसा कमाया है, पर कितना पैसा कमाया है ये कब पता चलेगा? 2019-20 ईयर का ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 20 को ये ईयर खत्म होगा। क्लियर? ये पूरा साल है, फाइनेंशियल ईयर एक ईयर है। इस ईयर में मैंने जितनी भी इनकम कमाई है उसका कैलकुलेशन मैं कब कर सकता हूं? नेक्स्ट ईयर ही कर सकता हूं। कब कर सकता हूं? नेक्स्ट ईयर। क्लियर? क्यों नेक्स्ट ईयर कर सकता हूं? क्योंकि 1 अप्रैल 19 को भी मेरी इनकम हो सकती है, बराबर है। मई में भी इनकम हो सकती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी मेरी इनकम हो सकती है, मार्च में भी मेरी इनकम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च 20 को भी मेरा कोई बहुत बड़ा पेमेंट आ जाए 2 लाख रुपए का, तो मेरी इनकम 31 मार्च को भी हो सकती है। तो ये जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उसमें मेरी इनकम कभी भी हो सकती है। तो उस इनकम ईयर, टोटल जो इनकम हुई उस ईयर को क्या कहा जाएगा? प्रीवियस ईयर। पर उसका कैलकुलेशन उसी ईयर में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मेरी इनकम कभी भी हो सकती है, बराबर है। तो उस टाइम पे मेरी जो इनकम होगी उसका कैलकुलेशन हम वेरी नेक्स्ट ईयर करेंगे। वेरी नेक्स्ट ईयर उसके बाद का कौन सा ईयर आता है? 2020 एंड 21, बराबर। इस साल में मैं इस साल की जो इनकम हुई उसका कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट ईयर में करूंगा, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या बनता है? असेसमेंट ईयर। ये साल इसमें मैंने कमाई हुई इनकम उसको प्रीवियस ईयर कहा जाएगा, उसका टैक्स का कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होगा, तो जो कैलकुलेशन ईयर है उसे क्या कहा जाएगा? असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असेसमेंट ईयर। तो पहले प्रीवियस ईयर आता है कि मेरी पिछले साल की इनकम, मान लो मेरी इस साल की इनकम मुझे गिननी है, 2020-21 की इनकम गिननी है, तो अभी से मैं कैसे गिन सकता हूँ? 2021 में मुझे कितना रुपया मिलेगा क्या पता? शायद मेरी 5 लाख रुपए की लॉटरी भी लग सकती है, 10 लाख रुपए की, वो 2021 में। तो अभी से मैं वो गिन नहीं सकता हूं। तो 2020-21 की जो भी पूरी टोटल इनकम है उसका कैलकुलेशन उसके वेरी नेक्स्ट ईयर में होगा, उसके बाद वाले ईयर में होगा, 2021-22 में होगा। तो जब 2020-21 प्रीवियस ईयर बनेगा तब 2021-22 उसका क्या बनेगा? असेसमेंट ईयर, कैलकुलेशन ईयर, गिनती वाला साल बनेगा। उस टाइम पे गिनती करनी पड़ेगी। क्लियर? व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? हमारे जितने भी एग्जांपल आएंगे उसमें प्रीवियस ईयर कौन सा दिया होगा? 19-20, और उसका कैलकुलेशन हम 20-21 में अभी कर रहे हैं, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? 20-21 आएगा। क्लियर? तो पिछले साल की जो भी इनकम जिस भी पर्सन की एसएससी की दी होगी उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पर्सन। पर्सन तो हमें पता ही है, एसएससी इज नोन एज अ पर्सन, पर उसमें भी बहुत पर्सन में चीज आती है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी इनकम है, वो पर्सन माना जाता है। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, उसको भी पर्सन माना जाता है। वो अगर हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस करता है तो कंपनी है, फर्म है, उसको भी माना जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बराबर, 2 पर्सन जमा होकर कोई भी इनकम सोर्स, इनकम रिसीव करते हैं तो उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बराबर, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक स्त्री है, वो अपने इनकम का सोर्स जनरेट कर रही है, उससे कोई बिजनेस है छोटा मोटा, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है, बीओआई। और कोई लोकल अथॉरिटी है जैसे सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल, वापी नगर पालिका, बराबर, तो उसे क्या कहा जाएगा? लोकल अथॉरिटी। तो ये सभी कायदे की नजर में, इन द आई ऑफ लॉ, ये सभी क्या बनते हैं? पर्सन बन सकते हैं, बराबर। आर्टिफिशियल पर्सन इनको कहा जाता है। इन सबका भी असेसमेंट होता है, ये सभी भी इनका भी टैक्स पे करना पड़ता है। उनका भी एक सेक्रेटरी होता है जो पूरी फर्म मैनेज करता है और वो टैक्स पे करता है कैलकुलेशन करके। क्लियर? तो पर्सन कहा जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड इज अ फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम। हम डिविडेंड तो पहले से ही जानते हैं कि डिविडेंड किसे कहा जाता है, बराबर है। जो भी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदते हैं हम, बराबर, उसमें से जो हमें इनकम मिलती है, बराबर, उसका हर साल जो कंपनी प्रॉफिट में से जो शेयर देती है शेयर होल्डरों को, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम इंडिया में फुल्ली एग्जम्प्टेड है, पर याद रखना है कि डिविडेंड जो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड है
बराबर, रिसीव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शेयर होल्डर फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी इंडिया के रहवासी को अगर डिविडेंड देती है तो वो उसके लिए क्या बनता है, टैक्स फ्री बनता है, एग्जम्प्टेड बनता है। टैक्स फ्री मतलब एग्जम्प्टेड बनता है। उसकी भी डेफिनेशन डिटेल में है, बुक में दी है, पर यहाँ पर डिविडेंड हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इंडियन कंपनी इंडियन शेयर होल्डर को देती है तो वो क्या होता है, टैक्स फ्री आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे धीरे धीरे, कंपनी की डेफिनेशन, बराबर। कंपनी तो आपके लिए नई चीज नहीं है, कंपनी वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, बराबर। तो कंपनी या हमें समझने की जरूरी है कि कंपनी क्या है। तो कंपनी कोई भी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, तो एक चीज याद रखनी है कि कंपनी हैज टू पे टैक्स। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा, उसको टैक्स में से कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। दूसरी चीज एक याद रखनी है कि कंपनी के लिए कोई स्लैब नहीं होता है, कंपनी हैज टू पे टैक्स एज अ फ्लैट रेट। जैसे हमने आगे एग्जांपल देखे थे ना कि एसएससी की इनकम होती है तो उसके लिए स्कीम ऑफ असेसमेंट देखा था, 60 साल से कम है तो इतना टैक्स पे करना है। ऐसा इसमें नहीं होता, इसको फ्लैट रेट अराउंड 30% का रेट चल रहा है तो वो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी में क्या क्या आता है, कोई भी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत वो हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 1956 का कंपनी एक्ट था, उसको फिर रिवाइज भी, उसमें रिवीजन भी आया, थोड़ा अमेंडमेंट भी आया 2013 में। तो उन सब अमेंडमेंट को ध्यान में रखना है, उसके आधार पर कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है कंपनी एक्ट के तहत तो कंपनी मानी जाएगी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेट है वो भी कंपनी मानी जाएगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, बॉडी है, वो अंडर कंपनी एक्ट एस्टैब्लिश हुई है तो भी उसे कंपनी माना जाएगा। और एनी इंस्टीट्यूट और एनी एसोसिएशन, बराबर है, कोई बनी है तो अगर उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है तो भी उसको एज ए ट्रीटेड एज ए कंपनी माना जाएगा, बराबर है। तो ये सब कंपनी की डेफिनेशन है। वैसे तो हम पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते थे कि कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कैपिटल लाते हैं, उनका एक एम होता है, उसके आधार पर वो बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शेयर करते हैं, ऐसे ही उसके कैरेक्टरिस्टिक आते थे। तो वो भी कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, पर ये सब चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर। इसकी किसी भी एसएससी की जितनी भी इनकम होती है उसका टोटल करो, बराबर है। या तो उसे सैलरी मिले, या तो उसको बिजनेस प्रोफेशन में से इनकम हो, या तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम मिले, रेंट मिले, या उसको कैपिटल गेन हो, या अदर सोर्सेज इनकम हो, या कोई भी इनकम हो, सभी इनकम का टोटल करो, उस टोटल को क्या कहा जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से उसका इन्वेस्टमेंट अभी लेस नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर है, एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं, प्रीमियम खरीदते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। वो सारे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एक हद तक, एक लिमिट में टैक्स फ्री होती है। तो ये सब अभी बात नहीं किया है, जो टोटल इनकम आई बिफोर एनी डिडक्शन, अभी तक कोई डिडक्शन लिया नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से सारे डिडक्शन लेस कर, सारे डिडक्शन आते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक का आता है, उसका मेडिक्लेम और मेडिक्लेम इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम में अगर खरीदा है पॉलिसी तो वो आती है, अदर जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, उसने डोनेशन दिया है तो एटीजी में डोनेशन आता है, सब चीजों को मिलाकर, सब चीजें उसमें टोटल इनकम में से लेस करोगे उसकी ग्रॉस इनकम में से, तो क्या मिलेगा, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द थिंग्स, बराबर है। पर याद रखना है जो भी टोटल इनकम उसकी आएगी उसमें एक रिबेट ध्यान में रखनी है, कौन सी रिबेट, 87A, 3.5 लाख से कम इनकम है तो वो उस पर जुड़ेगी। सरचार्ज वो उसमें से लेस होगा, सरचार्ज 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लगेगा, सेस 4% एजुकेशन टैक्स, ये तीनों चीजें टोटल इनकम में ऐड होगी। ऑल दिस थिंग्स ऐड ऑन अ टोटल इनकम। ओके, सो ग्रॉस इनकम, आफ्टर ग्रॉस इनकम डिडक्ट ऑल दिस इन्वेस्टमेंट, देन यू गेट टोटल इनकम एंड ऐड surcharge or cess on that income. Okay, so you get the total income. Okay, total taxable amount. Casual income. Okay, casual means which has no idea, which income has no idea. सडनली हमें कोई रास्ते में से 1000 रुपए मिलते हैं, सडनली हमारी लॉटरी लगती है, बराबर है। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो इनकम है जिसका हमें पता ही नहीं होता है, जिसके हमारे दिमाग में कैलकुलेशन ही नहीं होता है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्या कहा जाता है, कैजुअल इनकम। ओके, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर सोर्स, मेरी रेगुलर सैलरी आती है वो मेरा रेगुलर सोर्स हुआ तो उसको मैं कैजुअल इनकम नहीं कह सकता हूं। पर ऐसी इनकम जिसका मुझे पहले से कोई सोर्स पता नहीं है, अचानक से मुझे बेनिफिट होता है, पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज अ कैजुअल इनकम। बहुत सारा लिस्ट दिया है बुक में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इनकम, बराबर। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत में खेती की जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री
है, बराबर। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाता है, एग्जम्प्टेड है। पर एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाएगा वो ध्यान में रखना है कि लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, जमीन भारत में होनी चाहिए, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, बराबर। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसने वो यूज की होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड का पूरा डिटेल दिया है, बराबर है, बुक में कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है और कौन कौन सी नॉन एग्रीकल्चर है, वो आपको डिटेल में देखना चाहिए इसके लिए, तो आपको डिटेल में आइडिया आएगा, बराबर है। और ये सारी डेफिनेशंस है, वो सब डेफिनेशन आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगी। सभी की सभी डेफिनेशन का डिटेल्स बुक में दिया है, नई बुक अभी आई नहीं है, मार्केट में बुक आएगी और उसका डेफिनेशंस का मटेरियल अगर हो सके तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बराबर है। अदरवाइज नई बुक में तो सब होगा ही, तो उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।